वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन का क्या हुआ करता है। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि एक्चुअली पीछे का आप रिवीजन करते रह रहे होंगे, जैसे आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसके बारे में आपको जानकारी होगा ही। ठीक है, और रिवाइज स्टेट में आप रहा करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सब के बारे में आप पढ़े ही होंगे, नहीं तो आपको जो है कई सारे वीडियो जो है इस टॉपिक पे आपको जो है डले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और हमेशा जो है नोट्स बनाए रखिए, साथ में रिवीजन करते रहिए, ताकि जो है आपको आगे का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आता रहे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन एक्चुअली क्या हुआ करता है। तो वी कैन से नॉर्मलाइजेशन जो है एक्चुअली क्या रहता है, तो इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर लोकेटिंग और फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन और स्पेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये एक तरह से या और अच्छे तरह से बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर लोकेटिंग पार्टिकल, ठीक है, in all available region or a space and making the total probability density equal to unity is called normalization। ठीक है, ये एक तरह से इंटीग्रल प्रोसेस रहा करता है किस चीज़ के लिए, फॉर फाइंडिंग पार्टिकल, पार्टिकल के पाए जाने के लिए या खोज करने के लिए, ठीक है, या लोकेट करने के लिए, पार्टिकल को लोकेट करने के लिए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इक्वल टू 1 करते हैं। इस तरह का जो इंटीग्रल प्रोसेस रहा करता है उसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे, ज़्यादा बातें क्लियर होगा एक्चुअली। पहले हम लोग जो है काम करेंगे 1 डायमेंशन पे, जैसा कि शुरू से करते हैं। पहले हम लोग 1 डायमेंशन पे काम करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसी को 3 डायमेंशन में जनरलाइज किए हुए रहेंगे। तो क्या एक्चुअली बोला गया है, ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह ये क्या बोला जा रहा है, तो ये आपको जो है आगे जब टॉपिक हम लोग आगे लेके चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर एक्चुअली हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 डायमेंशन पे काम करेंगे, जैसा कह रहे थे हम लोग। तो वर्किंग इन 1 डायमेंशन, तो in one dimension means what? In linear direction, okay, या in linear dimension, in 1 dimension linear। ठीक है, probability density जो हुआ करते हैं, probability density और probability per unit length भी आप बोल सकते हैं। probability per unit लेंथ। क्यों लेंथ बोल रहे हैं, लीनियर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो लीनियर डायरेक्शन में काम करिएगा तो हम लोग का लेंथ कंसीडरेशन में रहते हैं। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ फॉर व्हाट, फॉर लोकेटिंग पार्टिकल, फॉर फाइंडिंग या लोकेटिंग, फॉर फाइंडिंग और लोकेटिंग एक ही बात है, फॉर फाइंडिंग और लोकेटिंग पार्टिकल। विच टाइप ऑफ पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस पार्टिकल के बारे में स्टडी करते रहते हैं वो आपका क्वांटम पार्टिकल रहा करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो दिया करते हैं वो P इज इक्वल टू साई स्टार आपको रहते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ एक्चुअली जो आपको रहा करते हैं उसको हम लोग जो है साई स्टार से एक्चुअली दिया करते हैं। ठीक है, ये साई आपका जो है एक तरह से आप यहाँ पे पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट आपको रहा करता है, लेकिन यदि आप टाइम डिपेंडेंसी वाला टर्म को यहाँ पर रखते हैं तो इससे कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो टोटल टर्म एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वाला ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। तो आप यहाँ टाइम के साथ रख भी सकते हैं, वरना वो ऐसे आप समझिए कि जो टर्म रहा करता है, ये जो टर्म साई स्टार, तो इसके साथ टाइम वाला और इसके साथ जो कंजुगेट वाला पार्ट दोनों अपने आप को प्रोडक्ट करने के बाद जो है टाइम से इंडिपेंडेंट कर लेता है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट वाले में। अभी फिलहाल में हम लोग क्लियर कट में पहले दिमाग पे ये रखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ जो एक्चुअली रहा करता है फॉर फाइंडिंग पार्टिकल जो है वो हम लोग साई स्टार से दिया करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यदि पर यूनिट लेंथ हम लोग इतना कैलकुलेट करके बोल रहे हैं कि इतना आ रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए गिवन लेंथ एक्चुअली जो है, ठीक है, वो कितने होंगे, तो हम लोग पहले एलिमेंट्री लेंथ में एक्चुअली काम कर ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी for finding particle in elementary length। एलिमेंट्री लेंथ मतलब डिफरेंशियल लेंथ, dx, x डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको dx लेंगे, तो ये आपका जो है pdx हो जाएंगे। ठीक है, pdx, और ये साई स्टार dx आपको रहेंगे। ठीक है,
एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो ये आपका जो है टाइम से इंडिपेंडेंट ही रहता है। तो आप समझिए, तो ये पोजीशन वाला टर्म आपको जो रहा करता है पोजीशन डिपेंडेंसी वाला। अभी कैसे इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि लास्ट में देखेंगे। तो ये आपका जो है पोजीशन डिपेंडेंट आपको जो है टर्म आपको रहे, तो ये साई स्टार ये आपका जो है dx आपको रहा करते हैं, ठीक है। कौन? प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन एलिमेंट्री लेंथ। तो एक पर्टिकुलर रेंज में यदि आप कैलकुलेट करते हैं, सपोज कर लीजिए फॉर ए गिवन लेंथ प्रोबेबिलिटी यदि आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आप उस रेंज को रख करके जो है आप इंटीग्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन a given range of length, सपोज कर लीजिए कि x1 से जो है x2 वाले में हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। x1 से x2 वाले में इतने रेंज में जो है कितना प्रोबेबिलिटी एक्चुअली रहा करेगा पार्टिकल के पाए जाने का। तो हम लोग इसको कैसे देंगे, हम लोग इसको कैरी आउट कर देंगे इंटीग्रेशन x1 से x2 इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, x1 से लेकर के x2, ठीक है, ये साई स्टार और ये आपका जो है dx, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइंड बाय x1 एंड x2 जो है आपको क्या रहे, वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल देता है। अब यदि हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें, ठीक है, कि टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल वो कितने होंगे, तो हम लोग नॉर्मल सेंस में जो टोटल अवेलेबल रीजन जो आपको है, जो ऑल अवेलेबल रीजन एक्चुअली है, उसको हम लोग -∞ से +∞ दे सकते हैं। मतलब टोटल यदि आप इसको प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हैं और कोई रेंज आपको जो है फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है, पहले से नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है इंटायर रीजन या इंटायर अवेलेबल रीजन को आप लेने के लिए क्या करेंगे, -∞ से +∞ कर दीजिएगा। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होंगे इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपको होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल, हम लोग जो भी प्रोबेबिलिटी ये निकाल रहे हैं फॉर फाइंडिंग और लोकेटिंग पार्टिकल को लोकेट करने के लिए या फाइंड करने के लिए, फॉर लोकेटिंग पार्टिकल, इसको आप जनरल वे में आप बोलिए तो -∞ से लेकर के ये आपका +∞, ठीक है, साई स्टार और ये आपका जो है dx, ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपको हो जाएंगे। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं -∞ से ये +∞, टोटल प्रोबेबिलिटी आपका जो है, ठीक है, तो ये इक्वल टू आपका 1 होंगे। क्यों 1 हो गए? टोटल प्रोबेबिलिटी जो रहा करता है उसका वैल्यू हाईएस्ट क्या हो सकता है, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का जो हाईएस्ट वैल्यू रहा करता है वो क्या होंगे, 1। तो जो आप बोल रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी पाए जाने का पूर्ण संभावना एक्चुअली, तो पूर्ण संभावना जब आप रख दीजिएगा तो आपका जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का 1 हो जाएगा, ठीक है। इन ऑल अवेलेबल रीजन, ठीक है, जितने भी अवेलेबल रीजन थे उसको कंसिडर कर लिए। तो जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप -∞ से +∞ आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन हुआ फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन, यहाँ पे तो 1 डायमेंशन वाला रीजन है, लीनियर डायमेंशन में जितने भी अवेलेबल रीजन है उसको कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, एंड मेकिंग टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू 1। इसी प्रक्रिया को हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो कंक्लूजन के रूप में आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये जो आपका है -∞ से +∞, ये जो आपका टर्म रहे -∞ से +∞, इन ऑल अवेलेबल रीजन इसी को बोला जा रहा है, ठीक है, साई स्टार, ठीक है, dx इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन इन 1 डायमेंशन आप इसको बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन इन 1 डायमेंशन, नॉर्मलाइजेशन इन 1 डायमेंशन या लीनियर डायमेंशन आप बोल सकते हैं। ओके, तो यही आपको बोला गया था शुरुआती दौर में, ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है, फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन, जितने भी अवेलेबल रीजन है उसमें जो प्रोसेस करते हैं हम लोग पार्टिकल के पाने के लिए या खोजने के लिए या लोकेट करने के लिए, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को, किस तरह के इंटीग्रेशन को, जो इंटीग्रेशन आपको टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकाल करके देता है उसको 1 कर देते हैं। तो यही जो प्रोसेस रहा करता है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो क्लियर कट में यदि आप बोलिए तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन, इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। या हल्का उसको डिटेल यदि कर देते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर लोकेटिंग और फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन
and making the total probability density equal to 1 और यूनिटी इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ 1 डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो लीनियर डायरेक्शन वाला काम हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इसी को जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशन के लिए, मतलब जो आपका स्पेस एक्चुअली 3 कोऑर्डिनेट एक्चुअली है, तीनों को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, मतलब वॉल्यूम में लेकर के चलेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है। क्लियर है? साथ साथ में मेन पॉइंट नोट कर लेते हैं, बाकी जो है आप एक बार लेक्चर को देख लेने के बाद जो है, एक बार जो इसको स्टडी कर लेने के बाद फिर आप जो है उसको रिपीट कर करके जो पूरा नोट्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है। पूरा नोट्स रहेगा तभी आप रिवीजन कर पाइएगा। तो हम लोग जो है क्या देखें, 1 डायमेंशन में हम लोग काम किए। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं ये सब चीज़ों का। ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको नोट कर सकते हैं, वरना आप पॉज कर करके भी जो है आप नोट कर सकते हैं। अच्छा तो यही रहेगा, पॉज कर करके ही आप जो है नोट करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन इन 1 डायमेंशन हम लोग काम किए। अब हम लोग 3 डायमेंशन में काम करेंगे। ठीक है। तो इन 3 डायमेंशन, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं स्पेस। ठीक है। वॉल्यूम स्पेस, किस तरह का स्पेस जो है, वॉल्यूम स्पेस आपको हो गया। ठीक है। तो इन 3 डायमेंशन हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आपको रहेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखिए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आपको रहेंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली। ठीक है। वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करेंगे ना। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सिंपल बात है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, सॉरी यहाँ पे तो लेंथ हम लोग नहीं लेंगे, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग 3 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए किस चीज़ के लिए, फॉर फाइंडिंग पार्टिकल और लोकेटिंग पार्टिकल, फॉर फाइंडिंग पार्टिकल और लोकेटिंग पार्टिकल आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ जो आपको रहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पीडीवी से, पीडीवी नहीं, हम लोग फॉर गिवन वॉल्यूम एक्चुअली हो जाएगा। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा P इज इक्वल टू ये साई स्टार। ठीक है। साई स्टार। अब हम लोग फॉर ए गिवन वॉल्यूम यदि हम लोग काम करके देते हैं, सपोज कर लीजिए फॉर ए गिवन वॉल्यूम, तो पहले हम लोग एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है। फॉर एलिमेंट्री वॉल्यूम, तो उसी तर्ज पे हम लोग लिखते हैं जैसा पहले काम किए थे। प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन एलिमेंट्री वॉल्यूम। ठीक है। जो कि आप क्या है, एलिमेंट्री वॉल्यूम, जिसको आप डीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप उसको कहीं कहीं बुक में डी टाउ से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। तो एलिमेंट्री वॉल्यूम है ना, तो एलिमेंट्री वॉल्यूम dx dy dz को बोलेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आपको रहा करेगा, इसको आप कैसे दीजिएगा, पी डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू साई स्टार। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका डी वी। ठीक है। किसी किसी बुक में जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए डीटाओ का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ रहता है। ठीक। तो ये फॉर ए गिवन वॉल्यूम जो है आप इस तरह से, जो कि हम लोग का एलिमेंट्री वॉल्यूम लिए हुए हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी डी वी साई स्टार, ये आपका जो है डी वी हो जाएगा। ठीक है। इसको आप इस तरह से भी करके दे सकते हैं, ये आपको क्या हो गया, पी डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि जो वॉल्यूम रहा होगा वो इन्हीं तीनों डिफरेंशियल एलिमेंट का जो है प्रोडक्ट रहा है, डी एक्स डी वाई डी जेड का जो है। तो आप इसको ऐसे भी करके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। डी स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है। तो इन ऑल अवेलेबल रीजन, जितने भी अवेलेबल रीजन है या स्पेस है, सबको यदि कंसिडर कर लेते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल जो होंगे इन दैट अवेलेबल रीजन, जो कि हम लोग ऑल अवेलेबल रीजन कंसिडर करेंगे, तो हम लोग इसको जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी डायमेंशन को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्लियर हो जा रहा है कि हम लोग सारा अवेलेबल रीजन को जो है कंसिडर कर ही चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन,
इन ऑल अवेलेबल रीजन, क्षेत्र वाला रीजन, ये क्षेत्र, और स्पेस आप बोलते हैं। तो ये क्या होंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्चुअली होगा, क्योंकि आपको जो है ये dx dy dz तीनों से एसोसिएटेड इंटीग्रेशन आपको करने होंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलिए या वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलिए या स्पेस इंटीग्रेशन आप उसको बोलिए, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑल अवेलेबल रीजन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये साई स्टार, ठीक है। इसी का ना इंटीग्रेशन करिएगा पूरे का पूरे वॉल्यूम में या जो अवेलेबल रीजन है तो उसमें। तो इसको जो है dv इज इक्वल टू आप 1 बोलिए, इस तरह से कर दीजिए इसको, या आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या जो ऑल अवेलेबल रीजन है, ठीक है, ऑल अवेलेबल रीजन, ठीक है, ये साई स्टार, ठीक है, और ये आपका dx dy dz इज इक्वल टू 1। तो यही जो प्रक्रिया एक्चुअली हुआ, ये जो प्रक्रिया हुआ, इसको हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन बोला करते हैं इन 3 डायमेंशन। नॉर्मलाइजेशन हो गया ये 3 डायमेंशन में, नॉर्मलाइजेशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है, या इसको आप स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन, इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोला करते हैं। थोड़ा और ज्यादा हल्का इसमें डिटेल आप जोड़ते हैं तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग पार्टिकल एंड मेकिंग टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू 1, ठीक है, या टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इक्वल टू यूनिटी, उसको हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हो गया फॉर फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी को 1 के बराबर, यूनिटी के बराबर कर देते हैं, और इस तरह का जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोला करते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोला करते हैं। तो जब आपको डिफाइन नहीं किया हो, सपोज कर लीजिए डायरेक्ट रूप से वॉल्यूम को, किसी वाले वॉल्यूम में एक्चुअली रह रहा है, तो फिर हम लोग -∞ से +∞ ऑल अवेलेबल रीजन के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको थोड़ा और अच्छी तरह से मैथमेटिकली यदि लिखिए तो आप इसको जो है इस तरह से करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका जो है -∞ से +∞, ठीक है, -∞ से +∞, -∞ से +∞, एसोसिएटेड विथ dx dy dz, ठीक है। तो ये आपका जो है साई स्टार d, इसको आप जो है dx dy dz इक्वल टू 1, आप ऐसे करके इसको लिखिए, वरना आप इसको जो है इस तरह से भी करके दे सकते थे, ठीक है, ठीक। ये जो भी आपका अवेलेबल रीजन है तो -∞ से +∞, -∞ से +∞, ठीक है, -∞ से +∞, ठीक है। ये आपका साई स्टार और ये आपका जो है dv, ठीक है, इक्वल टू 1, या डिटाओ भी कोई बुक में एक्चुअली लिखा करता है। तो यही जो आपको प्रक्रिया हुआ, इसको हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन बोला करते हैं। तो जब कुछ नहीं बोला हुआ था तो सारा का सारा अवेलेबल रीजन लेने के लिए हम लोग क्या कर दिए, हम लोग -∞ से +∞ जो है हम लोग कंसीडर कर लिए। क्लियर है ना, ठीक है। हम लोग को जब कुछ जानकारी नहीं दिया हुआ तो सारा अवेलेबल रीजन या सारा अवेलेबल जो है स्पेस एक्चुअली वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा रेंज ही कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया एक्चुअली रहा करता है, इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोला करते हैं। अब देखिए, कुछ जब न्यूमेरिकल वगैरह आप सॉल्व करा करिएगा, ठीक है, तो कहीं कहीं आपको क्लैरिटी के साथ जो है ये दिया हुआ रहेगा कि जो टोटल अवेलेबिलिटी एक्चुअली, जैसे लीनियर डायमेंशन में जब आपको बोल दे रहा है कि 0 से लेकर के सपोज कर लीजिए L के ही बीच में जो है पार्टिकल का पाए जाने का पूरा संभावना है, तो जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उस समय आपको ज़रूरत नहीं है -∞ से +∞ करने के लिए। उसका वजह क्या है, क्वेश्चंस करते समय जो है उस दौरान में जहाँ पे आपको बता ही दिया है कि इसी बीच में पाया जा रहा है, तो जब आपको ये कन्फर्म ही कर दिया है कि पार्टिकल का पाए जाने का संभावना जो है 0 से L के बीच में ही है, तो टोटल अवेलेबिलिटी या टोटल अवेलेबल रीजन फॉर फाइंडिंग पार्टिकल क्या हो गया, 0 से L हो गया। तो हम लोग उस दौरान जो है हम लोग नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो है 0 से L वाला ही एक्चुअली लिया करेंगे, या जो भी आपको लेंथ दिया हुआ, जो भी आपको बोला हुआ है कि इतना ही में वो पाया ही जा रहा है पूरी तरह से, तो फिर आपका अवेलेबल रीजन वही हो जाएगा। वरना कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर आप जनरल रूप में जो है आपका डेफिनेशन रहता है -∞ से +∞, आप उसमें इंटीग्रेशन को कैरी आउट कर देते हैं। उसी तरह का वॉल्यूम में, यदि आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम एक्चुअली दे चुका है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक्चुअली पार्टिकल का पाए जाने का पूरा संभावना है, ठीक है, तो फिर आपको जो है
टोटल जो अवेलेबल रीजन जो आप कंसिडर करिएगा, जो डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में जो आपको दिया हुआ रहेगा उसी को कंसिडर कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन उसी के आधार पे आप कर देते हैं, ठीक है। वरना कुछ नहीं बोला हुआ है तो फिर हम लोग जनरल रूप में जो है सारा अवेलेबल रीजन के लिए क्या करेंगे, -∞ से +∞ हम लोग किया रहेगा, जब कुछ नहीं बोला हुआ था। वरना वो आपको देगा, ठीक है, क्वेश्चन में देगा, कभी कभी आपको जो है स्प्लिट करके भी देगा कि जो है आपका -∞ से 0 के बीच में साई का वैल्यू इतना है, फिर जो है 0 से लेकर के पॉजिटिव जो भी वैल्यू है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में आपको एक पर्टिकुलर दूसरा वैल्यू आपका साई का है। तो जैसा क्वेश्चन में फिर आपको बोलेगा उसके हिसाब से काम करें। तो हम लोग न्यूमेरिकल का भी आपको जो है डाला हुआ आपको लेक्चर रहेंगे, तो आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी एक्चुअली होगा। तो कंक्लूजन के रूप में हम लोग फिर से बोल दे रहे हैं कि क्या एक्चुअली बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग पार्टिकल और लोकेटिंग पार्टिकल, ठीक है। और उसमें जो इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, टोटल प्रोबेबिलिटी का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो इक्वल टू यूनिटी के बराबर कर देते हैं। इसी मैथमेटिकल प्रोसेस को हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, जो कि शुरू में हम आपको डेफिनेशन दिए थे उस तरह का, जो है कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग पार्टिकल और लोकेटिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। थोड़ा और डिटेल में करने के बाद ये बात को बोला जा रहा था कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फाइंडिंग और लोकेटिंग पार्टिकल इन ऑल अवेलेबल रीजन एंड मेकिंग टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब हम लोग शुरू में बोले थे एक्चुअली कि ये जो साई स्टार जो लिया करते हैं, ठीक है, ये साई स्टार का जो प्रोडक्ट है ये अपने आप को टाइम से इंडिपेंडेंट कर लेता है। तो इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन समझे। अब हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहा करता है, किससे, जो है टाइम से, जो है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो है इंडिपेंडेंट रहता है, या साई स्टार जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं टाइम से। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे जो है आपका क्या, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के बारे में, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। तो पहले हम लोग इसका इंडिपेंडेंसी टाइम से देख लेते हैं कि कैसे ये इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर है ना, ठीक है, सिंपल बात है, जानकारी आप रखते हैं इसको। तो आप बोल सकते हैं इसमें आपका जो है कि नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन और क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसको कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो साई एक्चुअली लिया करते हैं, ये जो साई है, सपोज कर लीजिए आप इसको जो है पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन लेते हैं, ठीक है। पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन लीजिएगा तो इसको दो भाग में सेपरेट कर सकते हैं, ये आपका पोजीशन वाला टर्म और ये जो आपका टाइम वाला टर्म। जैसा कि हम लोग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वाला में ऐसा काम करके हम आपको दिए थे, बाकी आप चाहिएगा तो उसका रिविजन करिएगा, तो उसमें जानकारी आपको दिया है। तो इसमें आप सही से देखिए तो हम लोग साई को लिखते किस तरह से, साई जो हम लोग का है, कैपिटल साई जो है, ठीक है, जो टाइम डिपेंडेंट वाला साई है, उसको आप इस तरह से करके जनरल रूप में लिखते थे, ए ई का पावर आई बाई एच क्रॉस, ठीक है, एक्स पी एक्स माइनस ई टी, इस तरह से हम लोग देते हैं। तो इसको यदि आप सेपरेट कर लीजिए तो ए ई का पावर आई बाई एच क्रॉस और ये एक्स पी एक्स और ये ई का पावर आई बाई माइनस आई बाई एच क्रॉस, माइनस आई बाई एच क्रॉस और ये आपका जो ई टी। तो आप देखिए एक्चुअली जो है, आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस वाले पे, कि ये जो आपका टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यहाँ तक वाला जो टर्म है, ये क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है, ए, ये तो कांस्टेंट हुआ, और ये आपको क्या हो गया, ये पोजीशन डिपेंडेंट आपको टर्म हुआ, पोजीशन पे डिपेंडेंसी और ये टाइम वाला, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो स्मॉल साई जो है पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन है वो इसके बराबर हुआ, ठीक है, और जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है वो इसके बराबर हुआ। तो आप इसको जो है आप ऐसे करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको जो है इस तरह से करके दे सकते हैं। मतलब आप जो साई है, ठीक है, ये जो साई आपका एक्स कॉमा टी जो टाइम डिपेंडेंट था, उसको आप पोजीशन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन माइनस आई बाई एच क्रॉस और ई टी करके दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यदि आप नॉर्मलाइजेशन करते समय, सपोज कर लीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन करते समय, ठीक है, इन लीनियर डायमेंशन यदि आप करते हैं, इन लीनियर
डायमेंशन या 1D में जब आप करते नॉर्मलाइजेशन तो यही काम कर रहे थे ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जो है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई स्टार और ये आपका जो है dx इक्वल टू 1, ठीक। तो साई स्टार वाला जो टर्म है एक्चुअली, ये साई स्टार वाला जो टर्म है, साई स्टार वाला जो टर्म है, इस वाले को यदि आप देखिए तो इसमें आप रखते तो क्या रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो साई की जगह पे आप रख देते हैं, सपोज कर लीजिए आपको क्या, ये टर्म के साथ रख देते हैं, तो ये साई एक्स और ये आपका ई का पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस और ये आपका जो है ई टी, ये साई हुआ। तो साई स्टार क्या रखिएगा, साई स्टार जो आपको होगा, ठीक है, साई स्टार जो होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका साई स्मॉल साई पोजीशन डिपेंडेंट वाला साई स्टार और उसका जो टाइम वाला जो टर्म है, जो कि इसमें इमेजिनरी टर्म अटैच है, तो कंजुगेट लिख रहे हैं ना, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस आई की जगह पे प्लस आई आपको हो जाएगा, तो प्लस आई बाई एच क्रॉस और ये आपका जो ई टी हो गया ना। एक्सप्रेशन देके घबराना नहीं है, बातें सिंपल नहीं लिखा हुआ है, आप समझिए कि जो साई है, ठीक है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो साई जो इस रूप में लिख सकते हैं, यदि आप उसको टाइम के साथ यदि कंसिडर भी करते हैं तो आप ये वाला काम करते हैं, ठीक है। और जो उसका कंजुगेट है, यदि टाइम के साथ कंसिडर भी करते हैं तो पोजीशन डिपेंडेंट वाला आपका जो साई स्टार और इसका कंजुगेट क्या होगा, इस वाले का कंजुगेट, जहां माइनस आई है वहां पे प्लस आई, तो ये आपको हो गया। तो आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का यदि प्रोडक्ट करिएगा तो क्या कर लेगा, वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट कर लेगा टाइम से। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये साई जो कि आपका पोजीशन डिपेंडेंट वाला हो गया और ये साई स्टार, ठीक है, कंजुगेट हुआ पोजीशन डिपेंडेंट वाले का ही, और ये दोनों टर्म जो है माइनस आई बाई एच क्रॉस और ये ई टी, ठीक है, और ये प्लस आई बाई एच क्रॉस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में तो आपको ऐड हो जाएगा उसका पावर वाला जो है ई टी, ठीक है, और डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप इसको देखिए, ये वाला टर्म क्या हो गया, ये टर्म तो आपको 1 के बराबर आपको हो गया, ठीक है, ई का पावर 0 हो गया ना, ये टर्म जो है, ये वाला टर्म ई का पावर 0 हो गया, तो आपका जो है क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई पोजीशन वाला डिपेंडेंट वाला साई स्टार, ठीक है, और ये आपको क्या हो गया, ये ई का पावर 0 और डी एक्स, तो ये आपका ई का पावर 0 क्या हो गया 1, तो ये आपका कंक्लूजन के रूप में क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और ये साई आपका जो है, जो कि पोजीशन डिपेंडेंट वाला हो गया, तो इसको आप अब ऐसे ही रहने दे रहे हैं और ये आपका dx इक्वल टू 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, लीनियर डायमेंशन में जो साई स्टार वाला जो प्रोडक्ट है एक्चुअली अपने आप को क्या कर ले रहा है, वो आपको इंडिपेंडेंट कर ले रहा है टाइम से। उसी तरह से वॉल्यूम वाले में भी करिएगा तो इंडिपेंडेंट कर लेगा, क्योंकि वॉल्यूम वाले में लिखिएगा तो आपको क्या लिखना होगा, इसके जगह पे जो है थोड़ा देख सकते हैं, जब वॉल्यूम वाले में आप काम करिएगा तो आपको जो लिखना जो रहेगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, जो कि ये ऑल अवेलेबल रीजन के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यदि सपोज कर लीजिए कि आप कैपिटल साई और साई स्टार आप यदि ले भी लेते हैं, सपोज कर लीजिए, तो dx dy और dz, dx dy dz इक्वल टू 1। तो आप यदि यहाँ पर रख देते हैं, सपोज कर लीजिए ये टाइम वाला टर्म जो है, तो आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखिएगा तो ये स्मॉल साई, ठीक है, पोजीशन वाला, ठीक है, जो पोजीशन डिपेंडेंसी वाला रहेगा, एक्स वाई जेड वाले पे डिपेंडेंट वाला जो है, ठीक है, ये जो साई है, जो कैपिटल साई है, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड और टी के साथ लिए हुए हैं, जो कि आप इसको जो है बदल सकते हैं पोजीशन डिपेंडेंट वाला में, ठीक है, और साथ में जो है टाइम डिपेंडेंसी वाला में जो है, ठीक है, आप इस तरह से इसको बदल सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो पोजीशन डिपेंडेंट वाला एक्चुअली है, ठीक है, उसको सेपरेट करिएगा और ये वाला जो रखिएगा ई का पावर, जो टाइम वाला टर्म है, ठीक है, ई का पावर जो आपको आया हुआ रहेगा, तो उसमें भी इस तरह का हो जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी, ठीक है, जैसा उसमें हुआ था, प्लस आई बाई एच क्रॉस और ये आपका जो है ई टी होगा ना, और ये आपका डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू ये आपका 1। तो आप देख सकते हैं इस वाले में क्या हो जा रहा है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये आपका जो अवेलेबल रीजन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, तो ये साई स्टार और ये आपको ई का पावर 0 हो गया, ई का पावर 0 1 जैसा उसमें किए थे। तो dx dy dz इक्वल टू 1, जो कि ये कुछ और नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका जो है वॉल्यूम है, dv है,
या आप उसको जो है डी टाउ बोल सकते हैं, एलिमेंट्री वॉल्यूम या एलिमेंट्री लेंथ। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, साई साई स्टार जब प्रोडक्ट हो रहा है तो टाइम वाला टर्म अपने आप को क्या कर ले रहा है, हट जा रहा है, ई का पावर 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन रहा करते हैं वो आपको टाइम इंडिपेंडेंट रहा करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आप दे रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या देते हैं, वो भी तो साई साई स्टार देते हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा टाइम से जो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ जो है वो भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा टाइम से जो, ठीक है। तो ये बात को आप एज ए कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन के रूप में आप क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहा करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। के नोट हल्का हम आपको ऊपर का भी पोर्शन का दे रहे हैं। अभी आप थोड़ा शॉर्ट में नोट करते हैं, फिर जब आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं ढंग से जो है, ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको डिटेल में अच्छी तरह से जो है टॉपिक वाइज करके जो है आप उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। यही हम लोग काम कर रहे थे कि इंडिपेंडेंसी ऑफ टाइम वाले में काम करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। हम लोग साई को लेकर के आगे बढ़े, दो फॉर्मेट में उसको ब्रेक कर दिए, टाइम डिपेंडेंट वाला टर्म में और पोजीशन डिपेंडेंट वाले में। उसके बाद जब उसको रख करके हम लोग जो है सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस किए, देखे कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एक्चुअली चला जा रहा है, क्लियर है ना। फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। एक बार हम लोग लीनियर डायमेंशन में करते हैं, जैसा लीनियर डायमेंशन में किया हो उसी तर्क पे जो है, उसी एनालॉजी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पे, 3 डायमेंशन में या स्पेस पे जो है। अब हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक एक्चुअली होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ठीक, क्लियर है। थोड़ा पैसेंस रखते हैं, चीज़ों का आप थोड़ा ऊंचा चीज़ें पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा पैसेंस रखते हैं, समझते हैं। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप उसको जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर से सुनते हैं एक एक बातों को जो है, तो आपको क्लियर कट में समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल बात है, एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं हम आपसे, ठीक है। अब हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या कांस्टेंट, ये क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए एक्चुअली जो साई आपको दिया हुआ रहेगा, जो वेव फंक्शन आपको साई दिया हुआ रहता है, प्राय हम लोग का पोजीशन डिपेंडेंसी से काम चल जाएगा। तो हम लोग का जो वेव फंक्शन साई दिया रहता है, यदि उसको आप डायरेक्ट रख दीजिएगा तो कभी कभी जो टोटल अवेलेबल रीजन में जो आपका इंटीग्रेशन जो रहता है वो यूनिटी के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर को मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ता है। जो साई आपको दिया हुआ उसमें हम लोग को जो कुछ फैक्टर को मल्टीप्लाई करना रहता है। अब उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके यदि आप जो है इंटीग्रेशन में आप रखिएगा और उसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, ठीक है, या ऑल अवेलेबल रीजन में यदि आप इंटीग्रेशन करिएगा तब जाकर के वो यूनिटी दे देगा। तो वो नेसेसरी फैक्टर, ठीक है, जो कि हम लोग साई से मल्टीप्लाई करा करते हैं, जिससे जो है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपको रहे वो यूनिटी दे दे, या आप बोल सकते हैं कि वो नॉर्मलाइज कर दे उस इंटीग्रेशन को, जो है जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन में काम करते रहते हैं, तो उसको नॉर्मलाइज कर दे एक्चुअली, मतलब उस इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है आपको यूनिटी के बराबर कर दे। किसका, जब हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो इंटीग्रेशन का जरूरत रहता है उसके लिए, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि वो जो सूटेबल फैक्टर से आप मल्टीप्लाई किए हुए हैं ना, वो सूटेबल फैक्टर आपका क्या है, वो सूटेबल फैक्टर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग को कभी कभी जो है साई को जो है रिप्लेस करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। साई को जो है हम लोग को रिप्लेस करने का जरूरत पड़ेगा, किससे, ये जो साई को जो है एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग को जो रिप्लेस करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस साई के साथ यदि आप नॉर्मलाइजेशन करिएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है कोई जरूरी नहीं कि आपका 1 है, तो वो सूटेबल वैल्यू या कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आप रखते हैं उसके बाद वो 1 वैल्यू दे देता है, तो उसी सूटेबल वैल्यू को हम लोग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आप साई को ए साई से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, और साई स्टार को जो है ए साई स्टार से, इसको ए स्टार क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है तो उसका स्टार भी लीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो है वही टर्म आ जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग स्टार नहीं रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टर्म आपको रहे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट आपको कंसीडर होते हैं। तो हम लोग जो है जब इसको रखेंगे, ठीक है, इस वाले में जैसे लीनियर डायमेंशन है -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी, ठीक है, तो ए साई सुटेबल साई मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर से रख रहे हैं जिससे उसका वैल्यू नॉर्मलाइज होने के बाद 1 आ जाए, ठीक है, ए साई स्टार, ठीक है, और ये dx = 1, ठीक है। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी, और ये साई साई स्टार
और ये dx इज इक्वल टू 1। तो यही जो फैक्टर एक्चुअली a रहा करता है, जिसको यदि आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो फैक्टर रहेगा a स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा 1 बाई ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और ये साई स्टार, ठीक है, और ये dx, ठीक है। जहाँ से आप a जो आप दीजिएगा तो a क्या हो जाएगा, ये a जो आपको हो जाएंगे अंडर रूट 1 बाई ये आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और ये साई स्टार और ये dx, ठीक है, ये आपको इतना ही हो जाएंगे। तो यही आपका जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हुआ, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ये आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हुआ। तो कंक्लूजन के रूप में बोलिए कि साई को जो आपको दिया हुआ रहता है फॉर ए गिवन रेंज, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप जो है नॉर्मलाइजेशन करिए तो 1 ला करके दे ही दे, तो पर्टिकुलर कांस्टेंट या फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद यदि साई को हम लोग कंसीडर करते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस करते हैं और वो 1 ला करके आपको दे देता है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी आपको 1 ला करके दे देता है, तो फिर हम लोग वो जो आपका फैक्टर रहा करता है उसको हम लोग जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। उसी तरह से आप वॉल्यूम में काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वॉल्यूम आपको क्या हो जाएंगे, फॉर वॉल्यूम जो आपको रहेंगे, ठीक है, फॉर 3 डायमेंशन या वॉल्यूम या स्पेस आप बोलिएगा, ठीक है, स्पेस, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, ठीक है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, ठीक है, अंतरिक्ष वाला नहीं समझ लीजिएगा, ये जो भी आपका जगह है इसको भी हम लोग स्पेस ही बोलेंगे, क्योंकि कोई पॉइंट को जो है आप क्या है 3 डायमेंशनली इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन को यदि कंसिडर करते हैं तो आप करिए क्या, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सुटेबल वैल्यू साई के जगह पे ए साई और साई स्टार के जगह पे ए से मल्टीप्लाई करते हुए स्टार को लेंगे, साई स्टार को, ठीक है, और ये dx dy dz जो कि ये कुछ और नहीं, ये वाला टर्म आपको क्या है, ये आपका जो है dv वाला टर्म है, या आप बोल सकते हैं ये डी टाउ वाला टर्म है, एलिमेंट्री वॉल्यूम वाला टर्म, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया क्या होगा, इसको आप ए स्क्वायर के रूप में आप इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा और ये टोटल इंटीग्रेशन, ठीक है, साई स्टार और ये आपका dx dy dz इक्वल टू 1 जो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ऑल अवेलेबल रीजन आप बोलिए, ऑल अवेलेबल रीजन जो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको a जो आ जाएंगे उसी तरह से जो है क्या हो जाएंगे, a जो आपको हो जाएंगे वो अंडर रूट, ठीक है, 1 बाई ये इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका साई स्टार और ये आपका dx dy dz, ठीक है। तो ये आपका जो फैक्टर आपको रहेगा इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसको ही बोला करेंगे। तो ये 3 डायमेंशन में एक्चुअली हुआ, क्लियर है, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है, एक्सप्रेशन को देख करके हड़बड़ा नहीं जाना रहता है, ठीक है, सही से यदि आप पैसेंस रख करके देखिए तो बातें से तो सब सिंपल ही एक्चुअली हो रहे थे, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हुआ इसके बारे में डिस्कशन हुआ, तो आज हम लोग यही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन जो है कैरी आउट किया जाता है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का कांस्टेंट जो है फाइंड कैसे किए जाते हैं, एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन का कांस्टेंट या फैक्टर कैसे मालूम करा करते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली मिलेंगे।